चपला जैसे ही 2 कदम बढ़ती है, उसके अंदर की बंदरिया जाग जाती है। वो सलीके से चलने की बजाय उछल कूद कर कर चलने लगती है। तभी उसका पैर साड़ी में फंसता है और वो धड़ाम से गिरती है। मटका फूट जाता है और सारा पानी सुखिया काकी पर गिर जाता है। अरे रे, उफ चपला बहन, अब ये जानवरों वाली जिंदगी हमसे और नहीं सही जाती। देख तो सही, मालिक ने आज फिर से पीठ पर लाठियां बरसाई, पूरी पीठ मार मार कर लाल कर दी है। मैं सारा दिन बोझ ढोता हूँ और बदले में सिर्फ सूखी घास और डंडे मिलते हैं। हाय, क्या हमारी किस्मत में सिर्फ यही लिखा है? अरे रे 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 रे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कालू भाई। मुझे देखो, इस मदारी ने गले में लोहे का पट्टा डाल रखा है। जरा सा पैर रुका नहीं कि कोड़ा बरस जाता है। गांव की उन औरतों को तो देखो, कैसी शान से रहती है, मखमली साड़ियाँ पहनती है और सब उनकी इज्जत करते हैं। मेरा तो मन करता है कि मैं भी वैसे ही बन जाऊं। अच्छा चपला, मैंने सुना है कि इस पहाड़ के ऊपर जो कुटिया है, वहाँ एक बहुत बड़े साधु महाराज रहते हैं। कहते हैं उनके पास हर मर्ज की दवा है। क्यों ना हम उनके पास चलें? शायद वो हमें इस जिल्लत भरी जिंदगी से आजाद कर दें। क्यों? तो देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं। अगर बाबा ने हमें इंसान बना दिया तो फिर ना कोई बोझ होगा और ना कोई डंडा होगा। हम भी ठाठ से अपनी जिंदगी जिएंगे। कालू और चपला धीरे धीरे पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने लगते हैं। गर्मी महंत ज्यादा थी, पर उनके मन में इंसान बनने की आस उससे भी तेज थी। कुछ घंटों बाद वे साधु महाराज के पास पहुंच जाते हैं। बाबा ध्यान में बैठे थे। दोनों जाकर उनके चरणों में गिर जाते हैं। हरिओम, हरिओम। कौन हो तुम दोनों, और इसे चढ़ाई पर अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हारे मालिकों ने तुम्हें फिर से सताया है? कसम से कहते हैं बाबा जी, हम अपने इस जानवर वाली जिंदगी से तंग आ चुके हैं। आपने जैसा बोला था हमने वैसे ही सेवा की। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। बाबा, मुझे एक आदमी बना दीजिए। मैं भी इज्जत से जीना चाहता हूँ। 2 पैरों पर खड़ा होकर दुनिया देखना चाहता हूँ। ये क्या जिंदगी है? करो काम जी तोड़ के, लाठी मिले पेट भर के। ऐसे कैसे चलेगा? हाँ बाबा, मुझे भी एक सुंदर औरत बना दो बाबा। मैं ये जंजीरें तोड़कर गांव की गलियों में आजादी से घूमना चाहती हूँ। बस एक बार हमें इंसान का रूप दे दो, फिर हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी बाबा। देखो बच्चों, कुदरत के नियमों से छेड़छाड़ का नतीजा हमेशा अच्छा नहीं होता। मैं तुम्हें इंसान तो बना दूंगा, पर तुम्हारी बुद्धि वही रहेगी जो अभी है। इंसान की दुनिया में शरीर से ज्यादा दिमाग का खेल होता है। बताओ, क्या तुम तैयार हो? बाबा हमें सब मंजूर है। बस आप एक बार हमें आदमी बना दो, बाकी हम अपने आप को देख लेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि हम सब कुछ सीख जाएंगे बाबा। हाँ। साधु महाराज ने जब देखा कि वे नहीं मानेंगे, तो उन्होंने कमंडल से जल निकाला और उन पर छिड़क दिया। देखते ही देखते कालू एक मजबूत जवान बन गया और चपला एक सुंदर स्त्री। दोनों अपनी नई शक्ल देखकर फूला नहीं समा रहे थे। और तुरंत गांव की ओर भागने लगे। तभी रास्ते में उन्हें गपोड़ी चाचा मिलते हैं। अरे भाई साहब, अरे ओ मोरी मैया रे, ये कौन है? ए भैया, कौन से राजघराने से आए हो? और ओ बिटिया, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो? इस गांव में तो पहले कभी नहीं देखा तुमको। चाचा, हम काम की तलाश में गांव जा रहे हैं। हमें कोई अच्छा सा काम बता दो ना, जिससे हम अपनी जिंदगी शुरू कर सकें।
अच्छा, तो तुमको काम चाहिए। बेटा, शक्ल तो तुम्हारी बड़ी भोली है, पर इस गांव में काम करने के लिए कलेजा और दिमाग दोनों चाहिए। जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ, मंडी चले जाओ, वहाँ तुम्हें कोई न कोई काम मिल ही जाएगा। पर हाँ, बच के रहना, यहाँ लोग शक्ल देखकर नहीं, अकल देखकर सौदा करते हैं। कालू और चपला गांव की बड़ी मंडी में पहुंच जाते हैं। वहां का शोर शराबा और भीड़ देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। कालू अपनी ही धुन में गाना गुनगुनाने लगता है। हम तो चले परदेस, हम हो गए परदेसी, छूट गया वो खूंटा अपना, हम तो अब आदमी हो गए। वाह 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 वाह, क्या गला है मेरा और क्या चाल है मेरी, और सुर का तो क्या ही कहना। न 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 न। अरे कालू भाई, अब गाना बंद करो और काम ढूंढो। देखो, वो सामने वाला आदमी तुम्हें ही घूर रहा है। शायद इसे किसी मजदूर की जरूरत है। सलीके से बात करना, कहीं गधों वाली हरकत मत कर देना। भाई परदेसी, कहाँ जा रहे हो? अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, बड़े तगड़े जवान दिखते हो। कहाँ से आना हुआ है तुम्हारा, और यहाँ मंडी के बीचों बीच क्या शोर मचा रहे हो? हैं? ये बताओ, क्या तुम्हें काम वाम की तलाश है? हाँ मालिक, हम काम ही ढूंढ रहे हैं। मेरा नाम कल्लू है और ये है मेरी बहन चपला। आप काम बताइए, मैं पहाड़ जैसा बोझ भी पलक झपकते ही उठा लूंगा। मेरी ताकत का तो कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा, वाह 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 वाह, तुम्हारी हिम्मत देखकर तो बड़ी खुशी हुई। देखो, वो सामने अनाज की 100 बोरियां रखी है, उन्हें उठाकर गोदाम के अंदर लगाना है। हर बोरी का तुम्हें 1 रुपया मिलेगा। क्या तुम आज शाम तक ये काम खत्म कर दोगे? बताओ। मालिक, आप चिंता मत करो, मैं तो ये काम चुटकियों में कर दूंगा। आप बस पोटली तैयार रखना, मैं अभी काम शुरू करता हूँ। रामू किसान की बात सुनकर कालू काम पर लग जाता है। उसके अंदर का गधा अभी भी जिंदा था, इसीलिए वो बिना सोचे समझे एक के बाद एक बोरी उठाने लगता है। वो ना तो सुस्ताता है और ना ही पानी पीता है। तभी पास खड़ा बंसी उसे बड़े गौर से देखता है और ताना मारने लगता है। अरे ओ जवान, अरे धीरे हो जा भाई, धीरे हो जा, कहीं कलेजा तेरा बाहर ना आ जाए। मशीन है के तू है? थोड़ा बैठ ले, बीड़ी सीढ़ी पी ले। इतना काम तो गधे भी ना करते जितना तू कर रहा है। अरे तुझको देख के मुझको थकावट हो रही है, थोड़ा आराम कर ले भाई। अरे बंसी भाई, काम है तो करना पड़ेगा ना, और मुझे तो इसकी पुरानी आदत है। मेरा मतलब है कि अब मुझे मजा आ रहा है, बस ये समझ लो। देखो मेरी ताकत, अभी तो आधी बोरियां बाकी हैं। ना 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 ना। कालू को पागलों की तरह काम करते देख दूर खड़ा माधव ठग अपनी मूंछों पर ताव देता है। उसने भाप लिया था कि ये आदमी शरीर से तो शेर है, पर दिमाग से बिल्कुल कोरा कागज है। जैसे ही कालू आखिरी बोरी रखकर पसीना पोंछता है, माधव ठग मुस्कुराते हुए उसके पास आता है। अरे वाह कालू भाई वाह, कमाल कर दिया तुमने। इतनी मेहनत तो मैंने आज तक किसी इंसान को करते हुए ना देखी। तुम तो वाकई में हीरा हो, हीरा। ये बताओ, कितने रुपए मिले तुम्हें इस काम के? मालिक ने 100 रुपए दिए हैं साहब। मेरी पहली कमाई है, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब भर पेट खाना खाएंगे, चैन से सोएंगे। अरे भाई कालू, तुम तो बड़े भोले हो। इन 100 रुपयों से क्या होगा? मेरे पास एक ऐसी तरकीब है कि ये 100 रुपए कल सुबह तक 1000 रुपए हो जाएंगे। तुम ये पैसे मुझे दे दो, मैं इन्हें बरकत वाले कुएं में डाल दूंगा, और कल तुम आकर मुझसे दुगने पैसे ले लेना। हाँ, बोलो, अमीर बनना है या उम्र भर बोरियां ही ढोनी है? बताओ।
कालू अपनी पूरी कमाई माधव ठग के हाथों में थमा देता है। माधव पैसे लेकर वहाँ से चंपत हो जाता है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही कालू उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुँच जाता है जहाँ माधव ठग उसे मिला था। तभी वहाँ से बंसी गुजरता है और कालू को परेशान देखकर रुक जाता है। अरे बंसी भाई, राम राम। ये बताओ, क्या तुमने माधव बाबू को देखा क्या? उन्होंने कहा था कि सूरज की पहली किरण के साथ वो यहीं पे मिलेंगे। मेरी तो पोटली भारी होने वाली है, बस उनका इंतजार है। वाह भाई वाह, आज तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। अरे ओ बावरे, किस दुनिया में जी रहा है रे तू? वो माधव तो कल रात की आखिरी बस पकड़कर शहर निकल गया। और रही बात बरकत वाले कुएं की, तो इस पूरे बीसलपुर गांव में ऐसा कोई कुआं है ही नहीं। उसने तुझे जबरदस्ती चूना लगा दिया भाई, चूना। क्या 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 क्या, क्या, क्या शहर चला गया? अरे पर बंसी भाई, उसने तो मुझसे बड़े प्यार से हाथ मिलाया था, मुझे हीरा कहा था। इंसान झूठ कैसे बोल सकता है? बाबा ने तो कहा था कि इंसान बड़े समझदार होते हैं। मेरी मेहनत के 100 रुपए, इतनी मेहनत के सब चले गए। हाँ भाई, सब चले गए। इंसान समझदार तो होता है, पर दूसरों की जेब काटने में। अरे तू तो शरीर से जवान है, पर दिमाग से अभी भी बच्चा है। जा, अब फिर से बोरी ढो, अपना पेट पाल। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है, जा। कालू वही जमीन पर बैठ जाता है और अपना सिर पकड़ लेता है। तभी चपला वहाँ सज धज कर आती है। उसके हाथ में एक नया मिट्टी का मटका है और वो बहुत गर्व में दिख रही थी। उसे कालू की हालत पर तरस नहीं आता, बल्कि वो अपनी इज्जत का बखान करने लगती है। अरे कालू भाई, मुंह क्यों लटका रखा है? अभी तक तो बड़ा खुश थे आप, लेकिन अब खैर मुझे देखो, मैं जा रही हूँ कुएं पर। आज मैं गाँव की इन औरतों को दिखा दूंगी कि मटका कैसे ढोया जाता है। सब देखते रह जाएंगे कि शहर से कोई बड़ी खानदान की बहू आई है। हाँ, चपला बहन, तू मत जा। मेरा तो पैसा गया, कहीं तेरी इज्जत भी ना चली जाए। ये इंसान शक्ल देखकर नहीं, अकल देखकर बात करते हैं। मुझे डर लगता है कहीं तू भी मेरी तरह धोखा ना खा जाए। अरे हट, तू तो डरपोक है। देख वो सुखिया काकी और बाकी औरतें कैसे मटकते हुए जा रही है। मैं भी बिल्कुल वैसे ही चलूंगी, बस तू यहाँ बैठ और तमाशा देख। चपला मटकती हुई पनघट पर पहुँच जाती है। वहाँ सुखिया काकी और गांव की अन्य महिलाएं पानी भर रही थी। चपला ने एक बड़ा सा मटका लबालब पानी से भरा और उसे अपने सिर पर रख लिया। अरे ओ छोरी, कहाँ से आई है तू? ये मटका पकड़ने का क्या तरीका है? और ये साड़ी, इसे ऐसे पैरों में फंसा कर चलेगी तो मुंह के बल ही गिरेगी। संभल के चल, यहाँ की मिट्टी गीली है। काकी, आप अपनी फिक्र करो, मुझे सब पता है। मैं तो इससे भी ऊंचे पेड़ों पर, मेरा मतलब है मैं तो बहुत सलीके से चल सकती हूँ। देखो अब मेरी चाल। चपला जैसे ही 2 कदम बढ़ती है, उसके अंदर की बंदरिया जाग जाती है। वो सलीके से चलने की बजाय उछल कूद कर चलने लगती है। तभी उसका पैर साड़ी में फंसता है और वो धड़ाम से गिरती है। मटका फूट जाता है और सारा पानी सुखिया काकी पर गिर जाता है। सुखिया काकी उसे डांटने के बजाय उसका हाथ पकड़कर उसे किनारे ले जाती है। अरे ये क्या किया? पूरी भीग गई मैं। पर छोड़, तू ये बता कि तेरे पैर ऐसे क्यों कांप रहे हैं? काकी, मैं तो शहर से आई हूँ, मुझे मटका ढोना नहीं आता। आप मुझे माफ कर दो, मैं आपके कपड़े सुखा दूंगी, बस मुझे मारना मत। चपला रोती हुई वापस कालू के पास भागती है। उसकी साड़ी कीचड़ में सनी हुई थी और उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी।
कालू और चपला एक दूसरे का उतरा हुआ चेहरा देखते हैं। क्या हुआ चपला, मिल गई इज्जत? मटका तो फूट गया पर कम से कम तेरी तो जान बच गई ना। अब बोल क्या करना है? न पैसा बचा है और न ही रहने का ठिकाना। कालू भाई, इंसानों का काम तो सिर्फ देखने में ही आसान लगता है, लेकिन असल में ये आसान होता नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब हम कहाँ जाएंगे कालू भाई? अब देख, हिम्मत मत हार। वो देखो गांव का जमींदार आ रहा है। सुना है उसे घर के काम के लिए लोग चाहिए। तू रसोई में हाथ आजमाना, मैं बाहर का काम देखूंगा। शाम ढलने को थी। आसमान में लाली छाई थी। भूख के मारे पेट में आग लगी थी। चलते चलते दोनों ठाकुर भानु प्रताप की हवेली के भारी दरवाजे पर पहुँचे। हवेली के बाहर रमुआ नौकर घोड़ों को दाना खिला रहा था। कालू अपनी फटी धोती संभालते हुए आगे बढ़ता है। राम राम भैया। सुना है ठाकुर साहब को नेक और तगड़े कामगार की तलाश है। देखो मेरी ये बाहें देखो, अरे पत्थर तोड़ दूं ऐसी जान है इसमें। बस रात भर की छत और 2 वक्त की रोटी दिला दो, बड़ा एहसान हो जाएगा तुम्हारा। बड़े आए पत्थर तोड़ने वाले। यहाँ पत्थर नहीं अकल तोड़नी पड़ती है। खैर, ठाकुर साहब अंदर ही है। जा 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 अपनी किस्मत आजमा ले, पर याद रखना उनकी जुबान कैंची की तरह चलती है और हाथ हंटर जैसा। हाँ। कालू हवेली के आंगन में जाता है, जहाँ ठाकुर भानु प्रताप मूड़े पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। तभी पीछे से चपला भी दबे पाँव आती है और हवेली की ड्योढ़ी पर खड़ी ठकुराइन के सामने हाथ जोड़ लेती है। सरकार, मैं शहर से आई हूँ, रसोई का सारा काम जानती हूँ। मुझे बस एक और मौका दे दो। मैं ऐसी रोटियाँ बनाऊंगी कि आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। बस मुझे इस रात के लिए आसरा दे दो। शक्ल तो बड़ी चंचल है तेरी, पर काम में सफाई चाहिए। हाँ, चल अंदर रसोई में जा और रोटियां बेलना शुरू कर। अगर एक भी रोटी जली तो रात भर भूखा सुलाऊंगी, समझी? चपला रसोई में चली जाती है और इधर आंगन में ठाकुर साहब कालू को एक अजीब चुनौती देते हैं। सुन ओ जवान, तुझे काम चाहिए ना? देख, वो मेरा सबसे अड़ियल घोड़ा है। आज तक इस पर कोई नकेल नहीं डाल पाया। अगर तूने उसे काबू कर लिया और उसकी पीठ पर काठी कस दी तो तुझे महीने भर का राशन और रहने को कमरा आज ही दे दूंगा। बोल, दम है? ये घोड़ा तो मेरे दूर का भाई जैसा ही है, इसे काबू करना कौन सी बड़ी बात है। हुजूर, आप तो बस तमाशा देखते जाइए, ये काम तो मैं यूं चुटकियों में कर दूंगा। कालू अस्तबल की तरफ बढ़ता है। उधर रसोई में चपला ठकुराइन को रोटी बेलते देखती है। ये चकला गोल है, रोटी भी गोल होनी चाहिए, और बिल्कुल वैसे ही नकल करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो बेलन चलाती है, उसकी उंगलियां बंदरों की तरह मुड़ने लगती है। अरे ओ बावरी, रोटी बेल रही है या चिधड़े उड़ा रही है? देख, तवे पर धुआं उठ रहा है, पलट उसे। और ये क्या, तो चूल्हे के पास खड़ी होकर बंदरों की तरह क्यों खुजली कर रही है? चपला घबरा कर जलती हुई रोटी को नंगे हाथों से पकड़ने की कोशिश करती है और उसकी उंगलियां बुरी तरह झुलस जाती है और रसोई में रखे बर्तनों पर गिर जाती है। टन टनाटन सारे बर्तन बिखर जाते हैं। बस 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 बस, अरे 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 बस बस बस। ओ भाई शांत हो जा, मैं तेरी बिरादरी का ही हूँ, बस हाल बदल ली है। आज मुझे अपनी पीठ पर बैठने दे, बस आज बैठने दे, एक बार बैठने दे। आ आ आ आ आ। घोड़े को कालू की आवाज और उसकी गंध अजीब लगती है। उसे लगता है कोई जानवर इंसान का रूप धर के आया है। घोड़ा हिनहिनाता है और एक जोरदार दुलती कालू के सीने पर झाड़ देता है। कालू उड़कर गोबर के ढेर में जा गिरता है। अरे रे 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 रे।
अरे ओ मूर्ख, घोड़े को काबू करने चला था और खुद गधों की तरह गिर पड़ा। तुझ में ना इंसान की समझ है और ना ही जानवर का खौफ। निकल जा मेरी हवेली से। ए रमुआ, इसे धक्के देकर बाहर निकाल, निकाल इसको। उधर ठकुराइन भी चपला को बाल पकड़कर रसोई से बाहर घसीट लाती है। चपला का हाथ जल चुका था और कालू के बदन पर चोटों के निशान थे। दोनों को हवेली के दरवाजे से बाहर फेंक दिया जाता है। रात का सन्नाटा गहरा हो गया था और अब उनके पास ना काम था ना उम्मीद। चपला, मेरा सीना फट रहा है। उस घोड़े ने पहचान लिया कि मैं इंसान नहीं हूँ। हम यहाँ भी नाकाम रहे। इंसानों की दुनिया में रहने के लिए सिर्फ शरीर नहीं, उनके जैसा शातिर जिगरा चाहिए जो हमारे पास नहीं है। और मेरा हाथ देखो कालू भाई, ये आग, ये चूल्हा, ये हमसे नहीं संभलते। हम तो आजाद हवा में रहने वाले जीव थे। यहाँ तो हर कदम पर सजा मिल रही है। अब हम क्या करेंगे? रात कहाँ बिताएंगे? अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वापस उसी पहाड़ी पर बाबा के चरणों में। ये इंसानियत का चोला हमसे राज नहीं आया रे चपला। चलो, इससे पहले कि ये दुनिया हमें मार डाले, हम अपने असलियत में वापस लौट चले। चलो। कालू और चपला लड़खड़ाते कदमों से उसी पथरीले रास्ते पर चढ़ रहे थे। जैसे ही वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, साधु महाराज अपनी धुनी के पास शांत बैठे थे, जैसे उन्हें पहले से पता था कि ये मुसाफिर वापस जरूर आएगा। बाबा, 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 माफ कर दो बाबा हमें। हम अपनी औकात भूल गए थे। ये दो पैर, ये धोती कुर्ता, ये सब बोझ है बाबा, बहुत बड़ा बोझ है। इंसान की दुनिया में कदम कदम पर फरेब है। वहाँ मेहनत की कोई कीमत नहीं, सिर्फ चालाकी का सिक्का चलता है। बाबा, मेरा तो दम घुट रहा है इस शरीर में। मुझसे नहीं रहा जा रहा, मुझसे नहीं रहा जा रहा। नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। देखो बाबा, ये आग, ये चूल्हा, ये हमसे नहीं संभला। मुझे लगा था कि औरत बनकर मैं सुख पाऊंगी, पर वहाँ तो हर कोई बस कमियां निकालता है। अपनी आजाद टहनियां छोड़कर मैं इस साड़ी के जाल में फंस गई। बाबा, मुझे वापस मेरी वही आजादी दे दो। मुझे फिर से वही बंदरिया बना दो जो पेड़ पर झूलती थी। क्यों बच्चों, अभी तो एक दिन भी पूरा नहीं हुआ। क्या गांव वालों ने तुम्हें खाना नहीं दिया हैं? क्या तुम्हें रहने को छत नहीं मिली? तुम तो इंसान बनकर बड़े ही आराम की जिंदगी चाहते थे ना। बाबा, हम समझ गए कि कुदरत ने हमें जैसा बनाया है, हम उसी में सबसे सुंदर हैं। दूसरों की नकल करने में हम ना इधर के रहे ना उधर के। ये बुद्धि हमारे पास नहीं है बाबा कि हम चालाकी का सिक्का चला सके, और हमें चाहिए भी नहीं। हमें बस अपनी पुरानी जिंदगी वापस दे दो बाबा, बस। हाँ बाबा, हमें समझ आ गया कि कुदरत ने हमें जैसा बनाया है, हम उसी में सबसे सुंदर हैं। दूसरों की नकल करने में हम ना इधर के रहे ना उधर के। ये बुद्धि हमारे पास नहीं है बाबा, और हमें चाहिए भी नहीं। हमें बस अपनी पुरानी जिंदगी वापस दे दो बाबा, पुरानी जिंदगी। साधु महाराज धीरे से अपनी जगह से उठते हैं। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो सब कुछ जानती थी। उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र जल लिया और कालू और चपला के चेहरों की तरफ देखा, जिनकी आंखों में अब सिर्फ अपनी असलियत पाने की भूख थी। देखो बच्चों, इंसान शरीर से नहीं बनता, इंसान बनता है अपने विवेक से। तुमने इंसान की शक्ल तो ले ली, पर उसके पीछे छिपा संघर्ष और उसकी चालाकी तुम नहीं ले पाए। पर याद रखना, अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं भी सुख नहीं मिलता। जाओ, अब फिर से अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ। ओम।
साधु महाराज ने मंत्र पढ़कर जल उन दोनों पर छिड़क दिया। अचानक देखते ही देखते कालू का इंसानी जिस्म गायब हो गया और उसकी जगह वही 4 पैरों वाला मजबूत गधा खड़ा था। अब लग रहा है कि मैं आजाद हूँ। ये जमीन अब मेरे खुरों को पहचान रही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे किसी ठग का डर नहीं है। क्या ठगेगा मुझसे? वाह, अब मेरा हाथ भी ठीक है और मेरा मन भी। अब मैं फिर से हवाओं से बातें करूंगी। इंसान बनना सबसे बड़ी भूल थी बाबा। अपनी पहचान ही सबसे बड़ी दौलत है।